नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। आज आरएसएस शताब्दी समारोह में जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस पर डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। नवरात्रि का आखिरी दिन आज देश भर में मंदिरों में दिखी भक्तों की भारी भीड़। लद्दाख पर कांग्रेस के सवाल, खड़गे ने गलवान का जिक्र कर सरकार को घेरा। राहुल बोले फायरिंग की न्यायिक जांच हो। हाथरस में नवरात्र का व्रत रखने पर छात्राओं को बनाया मुर्गा, स्कूल में जमकर हंगामा। बीएसए ने दिए जांच के आदेश। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में असम के 9 श्रमिकों की मौत, युवक ने बयां किया खौफनाक मंजर। सीएम शर्मा बोले शव वापस लाएगी सरकार। बिहार में एसआईआर के तहत मतदाता सूची जारी, कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बोला हमला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठेश्वर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कन्याओं को भोजन कराते, कन्या खिलाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आपको हम गोरखपुर से दिखा रहे हैं। और हर बार नवमी के दिन खुद मुख्यमंत्री कन्याओं को भोजन कराते हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर से ये तस्वीरें आई हैं, जहां कन्या खिलाते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नवरात्रि के मौके पर, नवमी के मौके पर मुख्यमंत्री की ओर से कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें, सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर में कन्या पूजन के दौरान की ये तस्वीरें सामने आई हैं। नवमी के अवसर पर कन्या पूजन का आयोजन किया गया। तो गोरखपुर मंदिर में कन्या पूजन कार्यक्रम की तस्वीरें। शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि पर आज जगतजननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाले स्वरूप की
पूजा और अनुष्ठान के साथ ही नौ स्वरूपा दुर्गा के रूप में कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर हम लोगों ने संपन्न किया है। भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति, नारी शक्ति के प्रति सनातन आस्था का यह पर्व एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि की बधाई देता हूं। जगत जननी मां भगवती उनके जीवन में शक्ति का संचार करे, उन्हें हर प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण करें, सुरक्षा और समृद्धि का नया आयाम प्रदान करें। ये मैं प्रदेशवासियों के लिए प्रार्थना करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर की सनातन परंपरा के आयोजन के साथ कुंवारी कन्याओं के पूजन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ हम लोगों को जुड़ने और सभी प्रकार के कार्यक्रमों को यहाँ पर पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता है। वास्तव में नारी शक्ति के वंदन का और नारी शक्ति के प्रति वर्तमान पीढ़ी को जागरूक करने का भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है। ये पर्व हम सबको इस बारे में भी अवगत कराता है कि इस चराचर जगत की जो शक्ति है वो आदि शक्ति नारी शक्ति का ही एक रूप है। हम जिस जगत जननी मां भगवती की पूजा करते हैं वह नारी शक्ति के प्रति, मातृशक्ति के प्रति हमारे मन में आदर और श्रद्धा का भाव उस शक्ति के जागरण के साथ साथ उस शक्ति के प्रति हम सभी को आग्रही भी बनाता है। जिस परंपरा में इतना पवित्र भाव मातृशक्ति और नारी शक्ति के प्रति रहा हो, स्वाभाविक रूप से ये श्रद्धा और सम्मान का भाव ऐसे ही नहीं रहा होगा। यह उन सभी बातों को लेकर के रहा होगा, क्योंकि जीवन के किसी भी पक्ष को लेकर के अगर हम देखेंगे तो नारी शक्ति के बगैर जन जागरण के प्रति, उसके बगैर इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए भारत की सनातन परंपरा ने हर पवित्र कार्य को, हर पवित्र वस्तु को नारी शक्ति के किसी न किसी रूप में रख करके वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। वर्ष में 2 बार वासंतीय
चैत्र मास के वासंती नवरात्रि के अवसर पर और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हमें इस अनुष्ठान के साथ इसी भाव के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है और ये हमारा सौभाग्य है कि मातृशक्ति के इस भाव को पहचानते हुए आज पूरे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो या फिर नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से देश के सर्वोच्च पंचायतों में भी नारी शक्ति का उचित प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पारित हुए अधिनियम इस बात की गवाही है। भारत ने हमेशा से नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा है। हर एक क्षेत्र में, हर कालखंड में भारत की परंपरा ने नारी शक्ति को सम्मान दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा है और आज भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी शक्ति ने जहां भी उन्हें लीडरशिप मिली है, अपनी ताकत का एहसास, अपनी सामर्थ्य और शक्ति का एहसास पुरजोर तरीके से करके दुनिया को अचंभित किया है। इस अवसर पर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और स्वावलंबन से जुड़े हुए मिशन शक्ति के पंचम चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और मुझे प्रसन्नता है कि प्रत्येक जनपद में जो इनिशिएटिव लिए गए इससे संबंधित वह अत्यंत सराहनीय रहे हैं। समाज में अगर बेटी सुरक्षित है, नारी शक्ति अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित स्थिति में पाती है, तो ये मान के चलिए कि समाज की सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता है और समाज अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। प्रदेश के अंदर 22 सितंबर से ही हम लोगों का ये कार्यक्रम सफलता की एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंच रहा है। जहां एक और जन जागरण के व्यापक कार्यक्रम चले हैं, वहीं पर उन उच्छृंखल तत्वों से निपटने के लिए भी एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ साथ हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर इन कार्यक्रमों के प्रति न केवल आम नागरिकों को बल्कि बेटियों को भी सुरक्षित और जागरूक रखने के लिए अनेक कार्यक्रम कराए हैं। इसमें फुट पेट्रोलिंग पुलिस कार्मिकों के द्वारा, महिला बीट पुलिस अधिकारियों के माध्यम से 44,000 महिला पुलिस कार्मिक पंचायत स्तर पर जाकर के जन जागरण के इस विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो साथ ही साथ उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की वे अभियान जो नारी शक्ति के स्वावलंबन से जुड़े हुए हैं, केंद्र और राज्य सरकार के उन सभी कार्यक्रमों को उन्होंने व्यापक पैमाने पे प्रत्येक महिला के सामने, बालिका के सामने उन कार्यक्रमों को भी उल्लेख करने का एक अभिनव कार्यक्रम चलाया है। महिला संबंधी अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई हो सके, इसके लिए भी प्रदेश भर में अनेक अभियान चल रहे हैं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।
मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि महिला संबंधी अपराध देश की सबसे बड़ी आबादी में न्यूनतम है, लेकिन उसमें भी जो अपराध हैं, अपराधियों को सर्वाधिक सजा कराने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महिला शक्ति के सम्मान और उनके स्वावलंबन के साथ साथ जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 1 करोड़ ऐसे परिवार या महिलाएं हैं जिनको हम 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 26 लाख से अधिक ऐसी बेटियां हैं जिन्हें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जन्म से लेकर के स्नातक तक 25,000 रुपये के पैकेज के साथ सरकार ने उनके प्रति सरकार और समाज की जिम्मेदारी को समझते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके विवाह तक की सारी जिम्मेदारी सरकार लेगी। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम के साथ भी जोड़ा है और मुझे प्रसन्नता है कि बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि को बढ़ा करके अब हमने प्रति जोड़ा 1 लाख रुपए की राशि इसके लिए घोषित किया है और मुझे प्रसन्नता है कि बड़े पैमाने पर इस सुविधा का लाभ वे परिवार जो गरीब हैं, वंचित हैं, बेटी की शादी के लिए चिंतित रहते थे, धनराशि के अभाव में नहीं कर पाते थे, अब सरकार और स्थानीय प्रशासन इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। ये नारी शक्ति के प्रति, भारत की सनातन आस्था के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और उस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए न केवल हम लोग पर्व और त्योहारों के माध्यम से बल्कि इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से भी पढ़ाई हो या फिर उनके नौकरी का मामला हो, स्वावलंबन का मामला हो, ये सभी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि का आयोजन जगत जननी मां भगवती के प्रति हमारी सनातन आस्था को व्यक्त करने का एक प्रभावी माध्यम है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों के प्रति शारदीय नवरात्रि की आज सिद्धि प्रदान करने वाली 9वीं तिथि के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कल विजयादशमी का पर्व है। विजयादशमी भारत की सनातन विजय का प्रतीक, अन्याय, अधर्म और अत्याचार पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विजय का महापर्व देश के अंदर हर ओर बुराई, अधर्म और अत्याचार के प्रतीक रावण के पुतले जलाए जाएंगे। धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक, राम राज्य के प्रतीक भगवान श्री राम का राज तिलक का कार्यक्रम हर ओर सकुशल संपन्न होंगे। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को विजयादशमी की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि मां जगत जननी भगवती के अनुष्ठान के साथ ही प्रभु श्री राम का आदर्श हम सबको सदैव अपने राष्ट्र धर्म के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगा और हम सब अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों के प्रति देता हूं। धन्यवाद।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे गोरखपुर से, जहां पर आज नवरात्रि के मौके पर आज नवमी के दिन उनकी ओर से कन्या पूजन किया गया है। बड़ी संख्या में कन्याएं यहां पर पहुंची, उन्हें भोजन भी कराया गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख करते हैं हम मुजफ्फरनगर से, जहां पर मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा हादसा, 6 लोगों की मौत की बात सामने आई है। खड़े ट्रक में पीछे से घुसे कार, 6 लोगों की मौत हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 2 महिला समेत 6 की मौके पर मौत, एक व्यक्ति के घायल होने की बात सामने आई है। पुलिस घटनास्थल पर शवों को निकालने में जुटी हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 6 लोगों की मौत, एक व्यक्ति के घायल होने की बात सामने आई है। हरिद्वार अस्थियां विसर्जित करने जा रहे थे सभी। करनाल से हरिद्वार जाते समय दर्दनाक घटना, ततावी के बाईपास जयदेव होटल के पास की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, करनाल से हरिद्वार जाते समय हुआ यह हादसा। ततावी के बाईपास जयदेव होटल के पास की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा हादसा, 6 लोगों की मौत हो गई। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष यादव जुड़ चुके हैं। आशीष, बड़ा हादसा, 6 लोगों की जान चली गई है, क्या वजह रही हादसे की? अर्टिगा गाड़ी में 7 लोग सवार हो अस्थि विसर्जन करने जा रहे थे करनाल हरिद्वार के लिए। इसी बीच जो है तितावी के पास एक बाईपास है, वहाँ ट्रक खड़ा था। एक ट्रक में इनकी गाड़ी जा घुसी, उसमें 6 दर्दनाक मौत हो गई, 3 महिला। और भीषण वो हादसा था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और आग अगल बगल के गाँव के जो पता इकट्ठे हुए, लेकिन पुलिस जब तक पहुंची और वो धसी हुई थी कि बड़ी मुश्किल निकाली गई, क्योंकि मौके पे ही मौत हो गई। शुक्र आपका आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, करनाल से हरिद्वार जाते समय दर्दनाक घटना होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, ततावी के बाईपास जयदेव होटल के पास की पूरी घटना सामने आई है। आज प्रातः थाना ततावी क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक अर्टिगा गाड़ी जिसमें हरियाणा के 7 लोग सवार थे, वो अपने घर से हरिद्वार की तरफ अस्थि विसर्जन हेतु जा रहे थे। शामली हाईवे पे स्थित जगदेव होटल के पास में इस अर्टिगा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। एक खड़े ट्रक में अर्टिगा गाड़ी पीछे से घुस जाने के कारण मौके पे 6 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल है। मृतक व्यक्तियों में 3 महिला और 3 पुरुष हैं। सभी मृतकों को ससम्मान पीएम हेतु भेज दिया गया है और ड्राइवर की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं और गिरफ्तारी कर अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। ततावी के बाईपास जयदेव होटल के पास की पूरी घटना सामने आई है, यह हम खबर आपको बता रहे थे। और अब सीधा आपको नई दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर आरएसएस शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। हम सभी जानते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड की कितनी अहमियत होती है। 1963 में 1963 में आरएसएस के स्वयंसेवक भी 26 जनवरी की उस राष्ट्रीय परेड में शामिल हुए थे और उन्होंने आन बान शान से राष्ट्रभक्ति की धुन पर कदम ताल किया था। इस टिकट में उसी ऐतिहासिक क्षण की स्मृति है। साथियों, संघ के स्वयंसेवक जो अनवरत रूप से देश की सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं, इसकी भी झलक एक स्मारक डाक टिकट में है। मैं इन स्मृति सिक्कों और डाक टिकट के लिए देशवासियों को
बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जिस तरह विशाल नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं पनपती हैं, उसी तरह संघ के किनारे भी और संघ की धारा में भी सैकड़ों जीवन पुष्पित पल्वित हुए हैं। जैसे एक नदी जिन रास्तों से बहती है, उन क्षेत्रों को, वहां की भूमि को, वहां के गांवों को सुजलाम सुफलाम बनाती हुई अपने जल से समृद्ध करती है, वैसे ही संघ ने इस देश के हर क्षेत्र, समाज के हर आयाम को स्पर्श किया है। यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। साथियों, जिस तरह एक नदी कई धाराओं में खुद को प्रकट करती है, हर धारा अलग अलग क्षेत्र को पोषित करती है, संघ की यात्रा भी ऐसी ही है। संघ के अलग अलग संगठन भी जीवन के हर पक्ष से जुड़कर राष्ट्र की सेवा करते हैं। शिक्षा हो, कृषि हो, समाज कल्याण हो, आदिवासी कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, कला और विज्ञान का क्षेत्र हो, हमारा श्रमिक भाई बहन हो, समाज जीवन के ऐसे कई क्षेत्रों में संघ निरंतर कार्य कर रहा है। और इस यात्रा की भी एक विशेषता रही है। संघ की एक धारा अनेक धारा तो बनी, मल्टीप्लाई तो होती गई, लेकिन उनमें कभी विरोधाभास पैदा नहीं हुआ, डिवीजन नहीं हुआ, क्योंकि हर धारा का, विविध क्षेत्र में काम करने वाले हर संगठन का उद्देश्य एक ही है, भाव एक ही है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। साथियों, अपने गठन के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विराट उद्देश्य लेकर चला, और ये उद्देश्य रहा राष्ट्र निर्माण। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ ने जो रास्ता चुना, वो था व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। और इस रास्ते पर सतत चलने के लिए जो कार्यपद्धति चुनी, वो थी नित्य नियमित चलने वाली शाखा। साथियों, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी जानते थे कि हमारा राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हर नागरिक के भीतर राष्ट्र के प्रति दायित्व का बोध जागृत होगा। हमारा राष्ट्र तभी ऊंचा उठेगा जब भारत का हर नागरिक राष्ट्र के लिए जीना सीखेगा। इसलिए वो व्यक्ति निर्माण में निरंतर जुटे रहे, और उनका तरीका भी कुछ अलग ही था। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी से हम बार बार सुना है, वो कहते थे, जैसा है वैसा लेना है, जैसा चाहिए वैसा बनाना है। लोक संग्रह का डॉक्टर साहब का ये तरीका कुछ कुछ अगर समझना है तो हम कुम्हार को याद करते हैं। जैसे कुम्हार ईंट पकाता है तो जमीन की सामान्य सी मिट्टी से शुरू करता है। कुम्हार मिट्टी को लाता है, उस पर मेहनत करता है, उसे आकार देकर तपता है, खुद भी तपता है, मिट्टी को भी तपाता है, फिर उन ईंटों को इकट्ठा करके उनसे भव्य इमारत बनाता है। ऐसे ही डॉक्टर साहब
बिल्कुल सामान्य लोगों को चुनते थे, फिर उनको सिखाते थे, विजन देते थे, उनको गढ़ते थे। इस तरह वो देश के लिए समर्पित स्वयंसेवक तैयार करते थे। इसलिए संघ के बारे में कहा जाता है कि इसमें सामान्य लोग मिलकर असामान्य अभूतपूर्व कार्य करते हैं। साथियों, व्यक्ति निर्माण की ये सुंदर प्रक्रिया हम आज भी संघ की शाखाओं में देखते हैं। संघ शाखा का मैदान एक ऐसी प्रेरणा भूमि है जहां से स्वयं सेवक की अहम से वयम की यात्रा शुरू होती है। संघ की शाखाएं व्यक्ति निर्माण की यज्ञ वेदी है। इन शाखाओं में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। स्वयंसेवकों के मन में राष्ट्र सेवा का भाव और साहस दिन प्रतिदिन पनपता रहता है। उनके लिए त्याग और समर्पण सहज हो जाता है। श्रेय के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना समाप्त हो जाती है और उन्हें सामूहिक निर्णय और सामूहिक कार्य का संस्कार मिलता है। साथियों, राष्ट्र निर्माण का महान उद्देश्य व्यक्ति निर्माण का स्पष्ट पथ और शाखा जैसी सरल जीवंत कार्य पद्धति, यही संघ की 100 वर्षों की यात्रा का आधार बने हैं। इन्हीं स्तंभों पर खड़े होकर संघ ने लाखों स्वयंसेवकों को गढ़ा, जो विभिन्न क्षेत्रों में देश को अपना सर्वोत्तम दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। समर्पण से, सेवा से और राष्ट्र के उत्कर्ष की साधना से। साथियों, संघ जब से अस्तित्व में आया, संघ के लिए देश की प्राथमिकता ही उसकी अपनी प्राथमिकता रही है। इसलिए जिस कालखंड में जो बड़ी चुनौती देश के सामने आई, संघ ने उस कालखंड के अंदर अपने आप को झोंक दिया। संघ उससे जूझता रहा। आजादी की लड़ाई के समय देखें तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी समेत अनेक कार्यकर्ता ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। डॉक्टर साहब कई बार जेल तक गए। आजादी की लड़ाई की कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। 1942 में 1942 में जब चिमूर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ तो उसमें अनेक स्वयंसेवकों को अंग्रेजों के भीषण अत्याचार का सामना करना पड़ा। आजादी के बाद भी हैदराबाद में निजाम के अत्याचारों से के खिलाफ संघर्ष से लेकर गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन और दादरा नगर हवेली की मुक्ति तक संघ ने कितने ही बलिदान दिए और भाव एक ही रहा, राष्ट्र प्रथम। लक्ष्य एक ही रहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। साथियों, राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ।
मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया। लेकिन जब पूज्य गुरु जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सहज रूप से कहा, और शायद इतिहास की तवारीख में ये भाव, ये शब्द एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तब परम पूज्य गुरु जी ने बहुत सहजता से कहा था, कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिन्हें जेल में इतनी यातनाएं दी गई, जिन पर भांति भांति के अत्याचार हुए, उसके बाद भी परम पूज्य गुरु जी के मन में कोई रोष नहीं था, कोई दुर्भावना नहीं थी। यही परम पूज्य गुरु जी का ऋषि तुल्य व्यक्तित्व था। उनकी यही वैचारिक स्पष्टता संघ के प्रत्येक स्वयंसेवक के जीवन के मार्गदर्शक बनी। इसी ने समाज के प्रति एकात्मता और आत्मीयता के संस्कारों को सशक्त किया। और इसलिए चाहे संघ पर प्रतिबंध लगे, चाहे षड्यंत्र हुए, झूठे मुकदमे हुए, संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता को स्थान नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं हम समाज से अलग नहीं है। समाज हम सबसे ही तो बना है। जो अच्छा है वो भी हमारा है, जो कम अच्छा है वो भी हमारा है। साथियों, और दूसरी बात, जिसने कभी कटुता को जन्म नहीं दिया, वो है प्रत्येक स्वयंसेवक का लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं में अडिग विश्वास। जब देश पर इमरजेंसी थोपी गई तो इसी एक विश्वास ने हर स्वयंसेवक को ताकत दी, उसे संघर्ष करने की क्षमता दी। इन्हीं दो मूल्यों, समाज के साथ एकात्मता और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आस्था ने संघ के स्वयंसेवकों को हर संकट में स्थित प्रज्ञ बना के रखा, समाज के प्रति संवेदनशील बनाए रखा। इसलिए समाज के अनेक थपेड़े झेलते हुए भी संघ आज तक विराट वट वृक्ष की तरह अडिग खड़ा है। देश और समाज की सेवा में निरंतर कार्य कर रहा है। अभी यहां हमारे एक स्वयंसेवक ने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी, शून्य से एक शतक बने, शून्य से एक शतक बने, अंक की मन भावना, भारती की जय विजय हो, ले हृदय में प्रेरणा, कर रहे हम साधना। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। दीपावली पर यूपी के 8 लाख कर्मियों को बोनस मिलेगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 3400 से 7000 रुपए तक हो सकती है बोनस राशि। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और राजपत्रित और दैनिक वेतन भोगियों को मिलेगा लाभ। बोनस की आधी राशि जीपीएफ में जमा होगी। दीपावली से पहले हो सकता है बोनस का ऐलान। यूपी वित्त विभाग तैयार कर रहा पत्रावली। वर्क चार्ज कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा। केंद्र के बाद यूपी में भी बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। पेंशनर्स को मिल सकती है महंगाई राहत। और दीपावली पर सरकारी कर्मचारियों को तोहफा मिलेगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, यूपी वित्त विभाग तैयार कर रहा है पत्रावली। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है सहारनपुर से, जहां पर बरेली में हुए लाठीचार्ज के बाद सहारनपुर से बरेली जा रहे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा एमएलसी शहनवाज खान को आज सुबह पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। दोनों नेता सुबह 5:30 बजे ट्रेन से रवाना होने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उनके आवास पर फोर्स तैनात कर उन्हें घर से निकलने से रोक दिया। पोस्टर विवाद के बाद जुमे की नमाज के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर दोनों नेता अधिकारियों से मिलने बरेली जा रहे थे। मीडिया से बातचीत में इमरान मसूद ने सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें केवल अधिकारियों से मिलना था, लेकिन बिना वजह रोका गया। उन्होंने फतेहपुर की घटना का हवाला देते हुए कहा कि वहां अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि बरेली में प्रदर्शन के बाद माहौल बिगाड़ने वालों को नियंत्रित करने में प्रशासन विफल रहा। इमरान मसूद ने कहा कि मैं कानून तोड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन हमें बुलडोजर से डराया जा रहा है। भैया पता नहीं क्या हालात और क्या माहौल बन गया है कि हम लोग तो शांति के प्रहरी हैं, हम तो गांधी की विचारधारा के लोग हैं, हमारा एजेंडा नफरत नहीं हो सकता। हमें तो यहाँ से ट्रेन से 2 ही लोग जा रहे थे, हम और ट्रेन से जा रहे थे। और ट्रेन से जाने का प्रोग्राम था, हमारा तो कार से भी नहीं था, हम तो ट्रेन से जा रहे थे 6:50 तो, और 6:50 पे जाना था। लोग वहाँ डीआईजी साहब से और एडीजी साहब से मिलना, और 1:30 बजे की ट्रेन से वापसी भी साथ साथ थी। मुझे नहीं समझ में आया कि ना तो आप सरकार ने हालात क्या बना दिए कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। और परवेज आलम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। परवेज, पूरी जानकारी क्या है? पुलिस ने बरेली जाने से पहले रोका था। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जुमे की नमाज के बाद बरेली में पोस्टर विवाद को लेकर के बाद जो है हुए लाठीचार्ज के बाद जो है सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के एमएलसी शहनवाज खान जो है बरेली अधिकारियों से मिलने जा रहे थे। जैसे ही यह सूचना पुलिस के अधिकारियों को मिली तो रात में ही जो है पुलिस उनके घरों पर पहुंच गई, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया और पुलिस ने जो है इमरान मसूद और सपा एमएलसी शहनवाज को बरेली जाने से रोक दिया। हालांकि इस दौरान इमरान मसूद प्रदेश सरकार पर जमकर बरते और कहा कि जो है सरकार भेदभाव की राजनीति कर रही है। जी ठीक, आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं कानून तोड़ने वाला नहीं हूं। बड़ी जानकारी सहारनपुर से। अमरोहा जिले की राजनीति में हलचल तब बढ़ गई जब निवर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली को उनके अमरोहा आवास पर पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि दानिश अली के बरेली जाने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। सुबह से ही सांसद के आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। बैरिकेडिंग कर घर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं। हो गया, आ जाओ। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शीरब चौधरी जुड़ चुके हैं। शीरब, बरेली जाने से पहले ही हाउस अरेस्ट किया क्या? जी बिल्कुल, बता दें आज जनपद अमरोहा में पूर्व सांसद दानिश अली बरेली रवाना होने से पहले उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है और वह वर्तमान सांसद भी हैं और अमरोहा के वो अपने आवास पर
थे वहीं पर जो है तमाम फोर्स के साथ में उन्हें अरेस्ट किया है और उन्हें जाने से मनाही की है। आवास पर भारी पुलिस बल तैनात है। कुंवर दानिश अली ने कहा है कि सरकार की तानाशाही है और दमनकारी नीति है। हम लोग पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि वह बेगुनाहों पर अन्य कार्रवाई करना बंद करे, अन्याय करना बंद करे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सरकार की कुर्सी की शक्ति नजर आ रही है, इसलिए सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। और निवर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली ने यह भी बताया है कि आज हम बरेली जाने वाले थे और हम यहाँ से निकलने वाले थे। इसी दौरान जो है अमरोहा प्रशासन ने उन्हें अपने नजरबंद किया है और उनको जो है अब उनके ही आवास पर जो है गिरफ्तार किया है। हालांकि एहतियातन घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अचानक इस कार्रवाई से इलाके में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी इंतजाम किए गए हैं। जबकि अमरोहा के निवर्तमान सांसद दानिश अली ने इस प्रकार की सरकार की दमनकारी नीति बताया है। उन्होंने कहा है कि हम शांति वार्ता के लिए जा रहे थे, मगर हमारे को बिना वारंट हमारे घर में बाहर पुलिस थाना जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर निवर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली हाउस अरेस्ट किए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर है मेरठ से, जहां पर मवाना में युवक की गर्दन रेत कर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। निर्मम हत्याकांड को अंजाम देकर हत्यारोपी फरार। आम के बाग में चारपाई पर पड़ा मिला शव। ग्रामीणों ने खून से लथपथ शव देखकर पुलिस को सूचना दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फॉरेंसिक टीम मौके पर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। थाना मवाना क्षेत्र के अंसनापुर रोड का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, यहाँ पर आम के बाग में चारपाई पर पड़ा मिला शव। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, ग्रामीणों ने खून से लथपथ शव देखकर पुलिस को दी पूरे मामले में सूचना। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेरठ से खबर, मवाना में युवक की गर्दन रेत कर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। राजू शर्मा हमारे साथ में मेरठ से जुड़ चुके हैं। राजू, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? ग्रामीणों ने खून से लथपथ शव देखकर पुलिस को पूरे मामले में सूचना दी थी। हाँ बिल्कुल, देखिए मेरठ के मवाना में युवक की गर्दन रेत कर हत्या की गई है। निर्मम हत्याकांड को अंजाम देकर हत्यारोपी फरार हो गया है। सुबह जब ग्रामीण खेत पर पहुंचे तो चारपाई पर गला रेता जो शव है वो पड़ा देखा। उसके बाद पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर मोर्चरी के लिए भेज दिया है। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बताया गया है कि युवक गांव में यहाँ घूमता रहता था, शराब पीने का आदी था। फिलहाल फोरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। पूरा मामला मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के हसनापुर रोड स्थित आम के बाग का सामने आया। पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है। शुक्रिया आपका राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, निर्मम हत्याकांड को अंजाम देकर हत्यारोपी के फरार होने की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर अतीक अहमद के बेटे की बदलेगी जेल। नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट होगा। अतीक का बेटा प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में अभी बंद है। बैरक में कैश मिलने के बाद झांसी घर किया था शिफ्ट। जेल शिफ्ट करने की अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं। अली को झांसी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर झांसी जेल शिफ्ट किए जाने की बात सामने आ रही है। बैरक में कैश मिलने के बाद झांसी घर शिफ्ट किया गया था। अहम जानकारी आपको हम बता दें, अली को झांसी जेल में किया जाएगा शिफ्ट। सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में अभी बंद है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में अभी बंद है। फर्रुखाबाद के सातनपुर मंडी परिसर में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना एवं एडिप योजना के अंतर्गत निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री पीएल वर्मा, सांसद मुकेश राजपूत, जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में कुल 263.33 लाख मूल्य के 6,966 उपकरण वितरित किए गए हैं। इसमें मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, कान की मशीन, ब्रेल केन, नी ब्रेस, स्पाइनल सपोर्ट आदि शामिल थे। कार्यक्रम में 13 लाभार्थियों को केंद्रीय मंत्री के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपकरण प्रदान किए गए। डीएम आशुतोष द्विवेदी ने दिव्यांगजनों को आश्वस्त किया कि सरकार सदैव उनके साथ है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आयोजन सेवा पखवाड़ा के तहत प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस से गांधी जयंती तक आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर मिशन शक्ति अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु डीएम एवं एसपी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में NAKP इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। उपकरण पाकर लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। फर्रुखाबाद में एडिप का हमारा दिव्यांगजनों के लिए और वायुश्री का वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत बड़ा कैंप लगा था, जिसमें 1,863 लोगों के लिए सहायक उपकरण देने का काम हुआ है, जिसमें 1,004 दिव्यांगजन भाई बहनों के लिए और 859 हमारे जो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए, और लगभग 6,500 सहायक उपकरण देने का काम हुआ है, जिसमें मोटर ट्राईसाइकिल से लेकर के कान की मशीन तक और जो जिसकी वो आवश्यकता है वो सब देने का काम हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 से लेकर अब तक लगभग 19,226 कैंप लगे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।